पहले थम जा। कॉल मनी पे करी, तो कॉल मनी कब पे करेगा? जब तेरे पास शेयर होंगे। ओके, तो वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही, उसके बाद झगड़ा कहाँ है? ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मैडम तो बोल रही है प्रीपेड आपने किया और प्रीपेड बिकम अ फाइनेंशियल असेट। तो प्रीपेड किस किस चीज का होता है अपन पहले ये समझें। प्रीपेड फॉर फाइनेंशियल, एब्सोल्युटली यस। अपन लॉजिकली सोचें, प्रीपेड एक्सपेंसेस कब आता है? जब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमने पे कर दिया विच इज बियॉन्ड अवर फाइनेंशियल ईयर, तो ये आता है। मैंने इंश्योरेंस कराया तो आता है, मैंने कोई टैक्स दिया, कोई फीस दी, लाइसेंस फीस दी तो आता है, कोई मैंने सब्सक्रिप्शन किया तो आता है। इसके अलावा प्रीपेड कहाँ आता है? या मैंने वो एलसी ली हुई है और एलसी के लिए चार्जेस पे करे। अब मैं आज जाके बैंक को बोलूं कि भैया ये एलसी आपने मेरे को 5 साल के लिए दी थी, 2 साल में ही पूरी हो गई, वापस ले लो और पैसे वापस कर दे, बैंक कर देगा? बैंक चार्जेस वापस नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस वापस नहीं करती, गवर्नमेंट हमको रेंट या लाइसेंस फीस का पैसा वापस नहीं करती इन कैश। देन सेल टैक्स कभी प्रीपेड नहीं होता, अंडर प्रोटेस्ट होता है। वो कब, जो आप बोल रहे हो वो कब हो सकता है? वो एक कंडीशन में हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी अराइज कर दी है किसी डिपार्टमेंट ने और मैंने उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में कुछ पैसा दे दिया। केस लड़ना होता है तो हमको कुछ डिपॉजिट करना होता है, हमने कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया, वो केस हम जीत गए, वो पैसा हमको वापस मिल गया। तो वो तो हमारे लिए कैश ऑब्लिगेशन वाली कहानी हो गई ना, वो प्रीपेड वाली कहानी कहाँ है? क्योंकि हम वो एक्सपेंसेस के लिए बात करते हैं प्रीपेड की। ये तो हमने कैश दिया और कैश लिया। इट्स प्योरली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट्स प्योरली अ फाइनेंशियल एसेट एंड अ लायबिलिटी। लायबिलिटी और असेट दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है वो फाइनेंशियल असेट और लायबिलिटी की कैटेगरी को भी बिलोंग नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी बोलो तो भैया ने एग्जांपल पूछा था मेरे से कि सर इसका क्या होगा, प्रोविजन भी आके खड़ा हो जाएगा क्या इसमें? तो आ गया वो, प्रोविजन फॉर टैक्स is not a contractual liability. Proposed dividend is not a contractual liability. Proposed dividend is not a contractual liability. ठीक है? वैसे ही provision for tax is not a contractual liability. Statutory dues, taxes जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं वो हमारे लिए contractual liability की कैटेगरी को belong नहीं करते। और जब वो contract ही नहीं है तो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी भी नहीं होगा। और इसमें डील करता है इंड एस 12। इंड एस 12 किसमें डील करता है? ऐसी सारी चीजों में जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है या नहीं है किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने बोला प्रोविजन इज अ पार्ट, तो प्रोविजन इज नॉट अ पार्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो मेरे लिए लायबिलिटी का, फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की प्रीव्यू से बाहर चला गया तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात ही नहीं कर पाएगा। मेरी पहली वर्ड क्या था जब हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझा था? अ कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, वही था। तो उस कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करता, तो वहीं से बाहर हो गया। अंदर तो कब आएगा कि एसेट है लायबिलिटी है, दरवाजे से अंदर तो घुसे, दरवाजे से ही बाहर हो गया, नहीं चाहिए। ओके,
So provision, contingent liability, contingent asset do not arise from contract and hence are not financial liabilities. ये सब फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती हैं. ठीक है? इज इट ओके? यस यस. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता. एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर. हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की जहां बात कर जाएंगे वहां पे क्या होगा, हमारे लिए दो ही हैं, एक फाइनेंशियल गारंटी और दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट. दोनों चीजें हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमने ओरिजिनल डेफिनेशन में कवर कर डाली. उसके अलावा बाकी सब बाय बाय. बाकी किसी की भी हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है. बाकी सब बाहर. हमारे लिए सिर्फ दो ही फाइनेंशियल लायबिलिटी वहां से उस कैटेगरी से आके खड़ी होंगी. वन इज फाइनेंशियल गारंटी एंड अनदर वन इज लेटर ऑफ क्रेडिट. पर उसको हम कभी रिकॉग्नाइज करते कहां है बुक्स में? नहीं, यहां करेंगे. यहां पे भी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं बोला. बाय वे ऑफ नोट ही डिस्क्लोज करोगे. आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? तो गारंटी है पर वो तो कंडीशनल है ना कि सामने वाला डिफॉल्ट करेगा तो मुझे देना है. तो रहेगा तो फॉरएवर लायबिलिटी में. पर हमने जो डेफिनेशन समझी उस डेफिनेशन के हिसाब से फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे तो मेरे लिए आके खड़ा हो जाएगा. पर मैं उसको मेरी लायबिलिटी मान के खड़ा कर लूंगा मेरी बुक्स में, ऐसा कभी भी नहीं होगा. कोई भी नहीं करेगा. अगर ये अकाउंटिंग ये इंड एएस भी बोल दे कि करो तो भी कोई नहीं करने वाला. सब इतिहास बदल जाएंगे कंपनियों की बैलेंस शीट के. एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. A company borrowed 75 lakh at 12% per annum. Tenure of loan is 10 years. Interest is payable every year and the principal is repayable at the end of 10th year. The company defaulted in payment of interest for the year number 4, year number 5 and year number 6. A loan rescheduled agreement took place at the end of 7th year. As per the agreement, company is required to pay rupees 35 lakh at the end of 8th year. Now, calculate the additional amount to be paid on account of rescheduling and also book value of loan at the end of 8th year when reschedule agreement took place. जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. इसके लिए हमको किसी भी तरह से कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है. इज एडिशनल अमाउंट पेड? ओके, तो क्वेश्चन पढ़ा भाई ने तो आंसर दे दिया मेरे को. 1,35,000 135 लाख. क्या ये 135 ही तो है? आपके पास 35 है क्या? गलती हो गई सर, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी.
आंसर उसमें नहीं मिलेगा। आंसर दिया हुआ है क्या मैंने? नहीं दिया ना? ₹15 लाख क्या एडिशनल अमाउंट? ओके, एडिशनल अमाउंट 15 लाख आया। एक आंसर आया 2,82,000 समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? मैंने 3 साल तक इंटरेस्ट दे दिया, मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3 साल के बाद भी 75 लाख ही है। उसके बाद मैंने 12% का इंटरेस्ट नहीं दिया, कितने सालों तक? 5 सालों तक। 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 8वें साल के एंड पे मुझे 135 लाख देना है, तो मैंने इंटरेस्ट कितने साल नहीं दिया? 5 साल नहीं दिया। अब नॉर्मल कंपाउंडिंग का कंसेप्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो यहां पे लग जाएगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए हो जाएगा 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.12 फॉर 5 इयर्स। 5 साल तक मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12। ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5, ईयर नंबर 6, ईयर नंबर 7, ईयर नंबर 8। 8th ईयर के बाद मेरी वैल्यू क्या है? जो 75 लाख रुपए थे वो बन गए 132.17562 लाख। ओके, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 8th ईयर। 8वें साल के एंड पे मेरे लोन की वैल्यू बिकम 132,17562। क्या ये समझ में आता है? 5 साल हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो 5 साल हमने वो इंटरेस्ट कहां जोड़ लिया? प्रिंसिपल में, कंपाउंडिंग कर दी। देयर आफ्टर हमको कितना अमाउंट देना है एट द एंड ऑफ 8th ईयर? 135 लाख का। सो 135 माइनस 132.17562, इट्स बिकम 2,82,438। मेरे को कितना पैसा ज्यादा देना पड़ा? मेरे को 2,82,438 ज्यादा देना पड़ा। तो हमसे यही 2 क्वेश्चन पूछे थे। हमसे क्वेश्चन 1 पूछा था कि 8th ईयर के एंड पे कितना अमाउंट हो जाएगा लोन का, तो 8th ईयर के एंड पे लोन का अमाउंट हो जाएगा 132.17562 एंड क्या हो जाएगा? 2,82,438 का एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी कंपनी को देना होगा। इस तरीके से हमको प्रेजेंटेशन देना होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी इंड एस की जरूरत है या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है? इट्स अ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। वो आगे आएगा कंसेप्ट जहां पे हमको इनकी जरूरत पड़ने वाली है, पर इस क्वेश्चन में हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस का यूज करना है और आंसर हमारे सामने होगा। और एग्जाम में ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा और साथ में नीचे लिख देगा अकॉर्डिंग टू इंड एस नंबर ब्ला 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 प्लीज सॉल्व, और हम वहां सरेंडर होके वापस आ जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमको देखना ही नहीं। यही होता है नॉर्मली। एक्सेप्शनली तो यहां पे भी निकाल के ले जाते हैं, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है। जनरल पब्लिक की बात करूं तो जनरल पब्लिक का उसने लिख दिया अकॉर्डिंग टू इंड एस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंड एस, खत्म खेल। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली 4 साल हमने इंटरेस्ट नहीं, सॉरी 5 साल हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, 3 साल हमने डिफॉल्ट किया, चौथे साल में जाके रीशेड्यूलिंग करी तो उसने हमको एक्स्ट्रा 1 साल का समय दे दिया।
टोटल कुल जमा 5 साल हो गए, 5 साल हमारे लिए उसकी वैल्यू निकालना है। ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है कि हम फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पे हमने डिफरेंस देख लिया कि हमने कितना ज्यादा पे कर दिया। ओके, ठीक है, चलें आगे। इस कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव गोल्ड बुलियन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपको गोल्ड मिल जाएगा, आपको बुलियन मिल जाएंगे, तो क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा? किस कंडीशन में गोल्ड कैश इक्विवेलेंट होता है? पहले तो मेरे को ये समझा। कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गोल्ड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आए, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अपन इंडिविजुअल की बात ही नहीं करते, अपन बिजनेस की बात करते हैं। दोस्त, बिजनेस में गोल्ड कैश इक्विवेलेंट होता ही नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन गोल्ड में पैसा नहीं लगाता। भाई ने लॉजिक लगाया है, इट्स टाइप ऑफ फिजिकल असेट, पर वो रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प नहीं करता। करता है? नहीं करता। रेवेन्यू जनरेशन, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, एग्री। फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। बिल्डिंग खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा। मैंने जितने एग्जांपल दिए कि मेरे पास पॉकेट पैसा रखा हुआ है, मैंने इन सारी चीजों को खरीद लिया, क्या वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी को बिलोंग करेगी? नो। एग्री? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव्ड कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यही डेफिनेशन समझी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव्ड कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड या बुलियन इज व्हाट? इज अ हाईली लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी कभी भी इसका पैरामीटर नहीं है। लिक्विडिटी के बेसिस पे हम सिचुएशन को क्लासिफाई करते हैं क्या? नहीं। तो रियलाइजेशन और लिक्विडिटी इज नॉट द टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट। या तो मेरे को उससे कैश मिल जाए, या कैश इक्विवेलेंट मिल जाए, या अदर फाइनेंशियल एसेट मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाईली लिक्विड है, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं है। उसका एक और रीजन है जो यहां नहीं लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट? द फिजिकल एग्जिस्टेंस, which is not help in generating revenue, but there is a physical existence. So when there is a physical existence, prima facie वो मेरे मैदान से बाहर हो जाएगा। सर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना, अभी फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के भी समझेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्त? इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड इन डिलीवरी? नेवर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड इन कैश ओनली। हाँ, डिफरेंस मतलब कैश ओनली, तो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना। पर ये तो फिजिकल ले रहा हूं मैं। इस कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव्ड गोल्ड और बुलियन, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपको गोल्ड मिलेगा, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपको गोल्ड मिलेगा। इस गोल्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक के लिए एसेट, दूसरे के लिए लायबिलिटी। गोल्ड आपकी पॉकेट में आया, आपने रख लिया, दूसरे को तो मतलब ही नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ेगा वो कहां रखा है। तो एक के लिए ही एसेट,
दूसरे की लाइबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी की कैटेगरी में हो सकता है अगर उसके पैरामीटर को पूरा कर लेगा तो। लेकिन अगर फिजिकल मिलने वाला है आपको गोल्ड या बुलियन, तो वो आपके लिए असेट की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा, दैट इज सर्टन। सो इट्स अ हाईली लिक्विड असेट, हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव गोल्ड और बुलियन। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बहुत सिंपली डिफाइन करें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को तो बचा कुचा, जो भी रेसिडुअल बच जाएगा इट्स योर इक्विटी। सारी लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो आपके पास बच जाएगा इट्स बिकम योर इक्विटी। Equity instrument is any contract that evidence residual interest in the asset of the entity after deducting all liabilities. क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इक्विटी के? अभी तक जो हमने नहीं समझा था कि इक्विटी ऐसी भी हो सकती है, वो भी आने वाले। नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर, putable instrument if not financial liability and specific condition are met. Instrument imposing obligation to deliver pro rata share in net asset only on liquidation, and preference share when distribution is at the discretion of issuer. तो अगर ये सिचुएशन है जो हमारे लिए किसका पार्ट बन जाएंगे? इक्विटी का। नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं ये? नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर और पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर कैन नॉट बी सोल्ड वेयर? एनीवेयर इन द मार्केट। तो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? इफ नॉट सोल्ड एनीवेयर इन मार्केट, तो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? ये चार चीजें हैं, इनके मीनिंग अपन समझते हैं। एक है पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर, नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इफ नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो पूरी नहीं होती और वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को हिट नहीं करता, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इट्स बिकम माय पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट imposing obligation to deliver pro rata share in net asset only on liquidation. ऐसा कहां होता है? कुछ याद आता है क्या? वाइंडिंग अप के समय आपको प्रो रेटा बेसिस पे नेट असेट में हिस्सा देना है, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट आ गए आपके पास, तो कोई एक आध एग्जांपल दे सकते हो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी? कोई एग्जांपल आप सबको मालूम है? रिजर्व एंड सरप्लस, गलत जवाब। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या दोस्त रिजर्व एंड सरप्लस? अपन बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कंपनी इशू करती है और शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के समय प्रो रेटा बेसिस पे हिस्सा मिलता है। नई वाली कंपनी के शेयर पुरानी वाली कंपनी के शेयर के बदले में मिलते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ शेयर इन वेंडर यू रिसीव्ड शेयर इन परचेसिंग। Absolutely correct answer. Participating preference share capital
ये भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तक पहुंचा था, पर वो पार्टिसिपेटिंग तक नहीं पहुंच पाया था। वो भाई पहुंच गया पार्टिसिपेटिंग तक। इट्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। पूरी कैपिटल को रीपे करने के बाद जो सरप्लस असेट बच जाती है, उस सरप्लस असेट में भी प्रेफरेंस शेयर को हिस्सा मिलता है। A share in surplus asset, right to receive share in surplus asset exist in case of participating preference shares। और जब ऐसा होता है तो वो क्या बन जाएगा? Imposing obligation to deliver pro rata share in net asset only on liquidation। बीच में कभी शेयर होल्डर बोले लाओ मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, नेट असेट में दे दो, तो भैया कौन? लिक्विडेशन के समय मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या आज की तारीख में कोई कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसकी मैच्योरिटी इनफाइनाइट हो? नहीं कर सकती। लॉ ने प्रोविजन दे दिया 20 साल में उसको रिडीम करना है, मतलब करना है। ऑब्लिगेशन टू पे लाके खड़ा कर दिया कंपनीज एक्ट ने 1989 में पहली बार, 99 में अमेंडमेंट करके दूसरी बार, और उसके बाद सील लगा दी 2013 ने तीसरी बार। अब आज की तारीख में 20 ईयर से ज्यादा के लिए हम नहीं कर सकते। 89 में आया था 10 साल के लिए, 10 साल खत्म हो रहे थे 99 में, अक्टूबर 99 में, सितंबर 99 में एक्ट में अमेंड किया, 10 साल को बढ़ा के 20 साल कर दिया। 2009 में कोई चेंज नहीं किया तो 20 साल फ्रीज हो गए। कंपनीज एक्ट 2013 ने मोड़ लगा दी, 20 साल में रिडीम करना है। उसने भी यही बोल दिया 20 साल फाइनल हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना। तो 20 साल में रिडीम करना है तो पार्टिसिपेटिंग आएगा कहां से? कैसे इशू करें पार्टिसिपेटिंग? बीच में कि जब हम आपका रिडम्पशन करेंगे उस दिन देखेंगे कि क्या पोजीशन बनेगी और उसमें से आपको हिस्सा देंगे। कैन बी पार्ट ऑफ द सिचुएशन। और ऐसा है तो हम किसकी बात कर जाएंगे? इट्स अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कंसिडर्ड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहां कंसिडर करेंगे? इक्विटी में। प्रेफरेंस शेयर व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एट द डिस्क्रिशनरी ऑफ इशूअर। इशूअर कौन है? कंपनी। कंपनी की इच्छा है कि वो डिविडेंड दे या न दे। जब ऐसा क्लॉज है, प्रॉफिट है, क्यूमुलेटिव है, नॉर्मल कंडीशन में देना होता है, नॉन क्यूमुलेटिव है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट देना होता है। लेकिन अगर उसमें ये ऑप्शन आ गया कि भैया डिविडेंड देना है या नहीं देना इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मैनेजमेंट, इन दैट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट प्रेफरेंस, इट इज कंसिडर्ड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अंडर इंड एस। इंड एस में उसको कहां क्लासिफाई किया है? उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई किया है। अगर प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मैनेजमेंट के पास है। वो डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के पास। देन इट इज क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ये हमारे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। एंड वारंट और रिटर्न कॉल ऑप्शन। वारंट और रिटर्न कॉल ऑप्शन को भी क्या मान लिया गया है? वहां मना कर दिया था, फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी के लिए उसको बाहर कर दिया, लेकिन यहां पे इक्विटी के लिए उसको कंसीडर कर लिया। ओके, अब हमको देखना है पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स। ब्रेक की जरूरत तो नहीं है आपको? है? 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं।